हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के साथ साथ आप सभी वीडियो की क्विजेस, पीडीएफ फाइल्स वगैरह सब कुछ पा सकते हो हमारे ऐप से। तो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करें। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। पहला फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज किसे चुना गया है? तो चुना गया है जयदीप अहलावत को। दोस्तों इस पर मैंने कल आपको वीडियो दी हुई है, क्योंकि पहला फिल्म फेयर OTT अवार्ड है ये, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग कल जो वीडियो अपलोड हुई है उसको जरूर देखिएगा। सिर्फ 9 मिनट के आसपास की वीडियो है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 23 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 28 जुलाई 1979 से लेकर के ये 14 जनवरी 1980 तक थे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के 2 बार CM भी रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए कई बड़े बड़े डिसीजंस लिए, कई योजनाएं इन्होंने शुरू की। इनकी कृषि सेक्टर में दोस्तों, कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए इनकी जयंती को किसानों के लिए समर्पित किया गया और 2001 के बाद से 2001 से दोस्तों मनाया जाना शुरू हो गया राष्ट्रीय किसान दिवस इनकी जयंती पर। याद रखिएगा, कब से अगर मनाया जाना शुरू हुआ पूछा जाए तो 2001 बताएंगे। 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसके साथ ही दोस्तों चाइना ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को इनवाइट भी किया है, इसको यूज करने की परमिशन भी दे दी है। ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही अमेरिका का एक रेडियो टेलीस्कोप था एरी क्रिबो। तो एरी क्रिबो जो था दोस्तों वो अमेरिका का था, अभी हाल ही में वो नष्ट हो गया है। वो भी दोस्तों रेडियो टेलीस्कोप था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब उसका पतन हो चुका है। काफ़ी दिनों से वो जर्जर चल रहा था, तो अब उसका पतन हो गया है या वो ढह गया है। तो अब देखिए रेडियो टेलीस्कोप होता क्या है, काम क्या होता है इसका। रेडियो टेलीस्कोप दोस्तों समझ लीजिए एक प्रकार से जैसे बॉर्डर पर कोई दूरबीन लेकर के खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि बाहर से कौन आ रहा है, क्या हो सकता है, क्या गतिविधियां हैं। समझ लीजिए एक प्रकार से सिक्योरिटी का काम करता है। ऐसे ही जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप हमारे धरती की, हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है, ये अलर्ट करने के लिए कि ऊपर से अंतरिक्ष से कौन सा एस्टेरॉइड आ रहा है, ग्रहों की कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। ठीक है, कोई ग्रह, कोई पिंड ऐसा तो नहीं है जो टकरा रहा है आपस में, या फिर अगर कोई ऐसा टकराव होता है अंतरिक्ष में जिससे इफेक्ट धरती को पहुंच सकता है तो अलर्ट कर दे पहले ही। तो ये सभी काम होता है टेलीस्कोप का। ठीक है, बड़े टेलीस्कोप का, इतने बड़े टेलीस्कोप का। ठीक है, तो ये ऐसे ही है रेडियो टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे बड़ा, चाइना ने जिसे लॉन्च किया है। ठीक है, चाइना दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कई बड़े बड़े कामों की वजह से चर्चे में रहा है। एक तो इसने अभी चांग E5 नाम का अपना रोवर लॉन्च किया था। वो गया था सैंपल लाने चंद्रमा पर पत्थरों के सैंपल लेकर वो वापस भी आ गया है। साथ ही साथ चंद्रमा पर वो झंडा भी फहराया और झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया चाइना। इसके साथ ही दोस्तों चाइना ने अभी हाल ही में कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया है, अपना कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया, आर्टिफिशियल सन लॉन्च किया है। दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट का भी परीक्षण किया है, ये भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इसके बाद चाइना अब ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया है। चलिए अब चाइना के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चाइना देख लीजिए, ये रहा चाइना। बीजिंग यहाँ की राजधानी है, रेन में भी या युआन यहाँ की करेंसी है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सर्वाधिक जनसंख्या है चाइना की, पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, यहाँ की राजभाषा होती है मंदारिन। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज सुविधा लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज सुविधा लॉन्च किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ समझौता किया है और बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज इन्हीं लोगों के लिए लॉन्च किया है। इसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के सैनिकों के लिए, अधिकारियों के लिए स्पेशल तरीके से बैंक अकाउंट्स जो होल्डर्स होंगे उनको स्पेशल तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ कई एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई 20 जुलाई 1908 को। बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है हसमुख आधिया और एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा जी। दोस्तों 1 अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक इन दोनों बैंकों का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसको आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो 10 बड़े बैंकों का विलय होकर के 4 बैंक बना था उसमें ये नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके 1 साल पहले ही, 1 वर्ष पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों बैंक का विलय हुआ था। ये जो 10 बैंकों में 10 बैंक के आपस में विलय होकर के 4 बैंकें बनी थी, ये 2020 में बनी थी, 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। और इन सब पर मैंने आपको वीडियोस अलग अलग से दी हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के सर्च करके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र महिला ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब के लिए केरल राज्य सरकार से समझौता किया है। केरल में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला जेंडर डेटा हब। ये क्या काम करेगा? तो इसका काम ये होगा दोस्तों कि जेंडर इक्वलिटी पर सही और सटीक तरीके से डाटा कलेक्ट करना, साथ ही साथ उस पर एनालिसिस करना, ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे जेंडर इक्वलिटी लाई जा सके, लैंगिक समानता लाई जा सके, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिले। क्लियर? बिल्कुल। केरल आया है। केरल के बारे में कुछ हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, फिर बात करेंगे स्टैटिक्स की। पब्लिक अफेयर सेंटर्स की लिस्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना था केरल। सब्जियों के लिए दोस्तों बेस प्राइस फिक्स करने वाला पहला राज्य केरल ही है। पूरी तरह से हाईटेक क्लासरूम वाला भी पहला राज्य केरल है। केरल हाई कोर्ट की पहली मुख्य महिला मुख्य न्यायाधीश थी के उषा जी। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दोस्तों UNIATF पुरस्कार केरल ने ही जीता। और केरल पर्यटन ने अभी हाल ही में पाटा ग्रैंड अवार्ड भी जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केरल के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी कोई योजना ऐसी दिखाई दे जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हों तो फिर आप लोग केरल लगा देंगे। जो राज्य और योजना पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है वो वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको पता लग पाएगा कि किस राज्य में किस प्रकार की योजनाएं अक्सर लॉन्च हुआ करती हैं, ठीक है। अगर आपको ना भी पता हो तब आप किस प्रकार से योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेक्ट करके आएंगे। केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये है केरल में ही। केरल देख लीजिए मैप में, ये रहा केरल। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से, तमिलनाडु से। ये है केरल। क्लियर? बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को 2100 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों त्रिपुरा राज्य को 2100 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। यानी त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए का लोन देगा ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या काम है इन पैसों का, क्या करेगा त्रिपुरा? तो दोस्तों इन 2100 करोड़ रुपए का शहरी क्षेत्रों और पर्यटन क्षेत्रों में विकास किया जाएगा त्रिपुरा में। तो शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए 2100 करोड़ में से 1600 करोड़ खर्च किए जाएंगे और पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए शेष बचे 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो टोटल 2100 करोड़ रुपए दे रहा है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। पहले हम लोग ADB के बारे में जान लेते हैं, फिर बात करेंगे त्रिपुरा की। ADB की स्थापना दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को हुई। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसात्सुगु अस्कवा है इसके प्रेसिडेंट और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 68। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो ये देखिए मैप में, ये है त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को दोस्तों त्रिपुरा राज्य बना था, एक स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अगरतला यहाँ की राजधानी है। विप्लव कुमार देव BJP पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है रमेश बैस जी। त्रिपुरा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो मैंने आपको बताया 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आप बताएंगे त्रिपुरा। असम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, साथ ही साथ मिजोरम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसने बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व देश को समर्पित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व देश को समर्पित किया है। इसका नाम है बंगाल बेसिन। क्या है? बंगाल बेसिन। इसकी खोज और इसका मालिकाना हक ONGC के पास है। ONGC ने ही इसकी खोज की। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC के दोस्तों भारत भर में टोटल 8 प्रोडक्शन बेसिन हैं।
इन 8 प्रोडक्शन बेसिन में एक ये भी हुआ बंगाल बेसिन। क्लियर बिल्कुल। तो अब इसको देश को समर्पित कर दिया है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला है एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल जी दोस्तों ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनको अब एसोचैम का नया अध्यक्ष, नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। किसकी जगह पर आए हैं? ये निरंजन हीरानंदानी की जगह पर आए हैं। निरंजन हीरानंदानी निरंजन ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी और फाउंडर हैं, और अब ये हट चुके हैं एसोचैम के पद से, अध्यक्ष पद से। अब इनकी जगह पर विनीत अग्रवाल को नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहे हैं सुमंत सिन्हा, इनको दोस्तों नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है एसोचैम का। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, एसोचैम आया है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अभी दोस्तों इसका एसोचैम फाउंडेशन वीक मनाया गया। अभी परसों की वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था 15 से 19 दिसंबर के बीच में एसोचैम फाउंडेशन वीक मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दी और उसी में दोस्तों रतन टाटा जी को सम्मानित भी किया गया था। एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था रतन टाटा जी को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एसोचैम की स्थापना दोस्तों हुई थी 1920 को। कब हुई थी? 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फुल फॉर्म होता है इसका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है 12वें गृह सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में 12वें गृह समिट 2020 का उद्घाटन किया दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। गृह समिट 2020, गृह का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो अभी हाल ही में 15 और 16 दिसंबर को इस समिट का आयोजन किया गया वर्चुअल तरीके से। ओके, इसकी थीम भी रखी गई थी। थीम थी इसकी रिजुवेनेटिंग रिसाइलिएंट हैबिटेट। क्या? रिजुवेनेटिंग रिसाइलिएंट हैबिटेट्स थी इसकी थीम। इस बार का संस्करण था ये 12वां 2020 का। क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला, अंडमान और निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में सत्येंद्र गर्ग जी को दोस्तों बनाया गया नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। सत्येंद्र गर्ग ये 1987 बैच के 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इससे पहले ये गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब ये नए पुलिस महानिदेशक यानी नए डीजीपी होंगे अंडमान और निकोबार के। ओके, अभी दोस्तों एसके सिंघल के बारे में मैंने आपको बताया था, इनको बिहार का डीजीपी बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, बिहार का डीजीपी एसके सिंघल बने हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डी.के. जोशी। कौन है? डी.के. जोशी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीपी अवार्ड्स 2020 में लगातार 18वें वर्ष प्रशंसकों के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में एटीपी अवार्ड्स 2020 की घोषणा हुई है। इसमें लगातार 18वें वर्ष प्रशंसकों के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रहे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर दोस्तों टेनिस स्टार हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। इनको फैंस फेवरेट अवार्ड मिला लगातार 18वें वर्ष एटीपी अवार्ड्स में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो ये प्रत्येक वर्ष अपना टेनिस का अवार्ड देता है पुरुष टेनिस खिलाड़ियों को। महिलाओं के लिए दोस्तों होता है WTF, आपने सुना होगा नाम WTF। ये महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं का जो टूर्नामेंट वगैरह हुआ वो WTF कराता है, विमेंस टेनिस फेडरेशन। और जो पुरुषों का होता है वो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा कराया जाता है। क्लियर। तो एटीपी अवार्ड्स में कुछ और भी अवार्ड मिले हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे नोवाक जोकोविच, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, नोवाक जोकोविच को दोस्तों मिला है एटीपी नंबर 1 का अवार्ड। एटीपी नंबर 1 प्रेजेंटेड बाय फेडेक्स। ये अवार्ड मिला नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच हैं दोस्तों सर्बिया के। राफेल नडाल जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं ये स्पेन के हैं, और इनको मिला स्टेफेन इडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड। क्या मिला? स्टेफेन इडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड मिला। तो राफेल नडाल स्पेन के हैं, ये सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीते हैं। नोवाक जोकोविच दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हुए हैं। रोजर फेडरर जो हैं ये हैं स्विट्जरलैंड के, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जीता है US ओपन। अच्छा, ये जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं दोस्तों जो साल भर में 4 बार आयोजित किए जाते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोस बहुत सारी प्रोवाइड कर चुका हूं। जब भी कोई संस्करण होता है उस पर मैं आपको डिटेल वीडियो देता जरूर हूं। तो आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर के सर्च कीजिएगा, कोई सी भी अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको टेनिस के इस ग्रैंड स्लैम के बारे में सब कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखी है शक्ति सिन्हा ने। शक्ति सिन्हा दोस्तों एक राइटर हैं। इन्होंने वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नाम से पुस्तक लिखी है।
इस पुस्तक में दोस्तों बेसिकली इन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके कार्यकाल के दौरान कैसे भारत चेंज हुआ है उसके बारे में इन्होंने व्याख्या की हुई है इस बुक में। जैसे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह, स्वर्णिम चतुर्भुज, हाईवेज प्रोजेक्ट वगैरह, ये सभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि न्यूक्लियर टेस्ट किसके शासनकाल में हुआ था, या स्वर्णिम चतुर्भुज जो हुआ हाईवे प्रोजेक्ट था ये किसके शासनकाल में लाया गया। ठीक है, तो कारगिल का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो ये सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो ये सभी पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कार्यकाल याद होगा प्रधानमंत्री का, तो ये सभी बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी अंदाजा लगा करके आप करेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हो। ओके, चलिए, तो शक्ति सिन्हा जी ने इन पर एक पुस्तक लिखी हुई है। अच्छा, एक पुस्तक इसी क्वेश्चन से मैं लिंक कर दे रहा हूँ, इसके लिए अलग से क्वेश्चन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। करीना कपूर खान, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लॉन्च की है, प्रेगनेंसी बाइबल। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी बाइबल नाम की पुस्तक करीना कपूर खान ने अभी हाल ही में लॉन्च की है। तो ये भी क्वेश्चन इसी में लिंक कर दे रहा हूँ, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने। तो दोस्तों नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया डेव व्हाटमोर को। किसे? डेव व्हाटमोर को। डेव व्हाटमोर दोस्तों इससे पहले कई और देशों के मुख्य कोच रह चुके हैं क्रिकेट के, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इन सभी जगहों पर ये क्रिकेट के कोच रह चुके हैं। अब इन्हें नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। रवि शास्त्री आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये भारत के क्रिकेट के मुख्य कोच हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मेट के। नेपाल के बारे में जान लीजिए, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, ये रहा नेपाल। खड्डक प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली, यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने ही अभी हाल ही में संसद भंग करने की घोषणा की है। अभी आपको जल्दी भी मैंने आपको बताया था, नेपाल में संसद भंग हो चुकी है, अब वहाँ पर नया चुनाव होगा। ठीक है, विद्या देवी भंडारी जी यहाँ की हैं प्रेसिडेंट, राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है, राजभाषा होती है नेपाली, सबसे बड़ा नगर है काठमांडू। अच्छा, नेपाल में ही अभी हाल ही में वहाँ की जनता के द्वारा दोबारा से राजशाही शासन शुरू करने की मांग उठी है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, भारत के किस पड़ोसी देश में दोबारा से राजशाही शासन शुरू करने की मांग उठी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इस वजह से आपको हर प्रकार से क्वेश्चंस तोड़ना आना चाहिए। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर की वीडियो से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने दोस्तों के पास से शेयर जरूर कर देना, आप लोग शेयर करोगे तो सपोर्ट मिलेगा हमको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। अगला, किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं। दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वीडियो आप देख लिए हो तो जाओ इसकी क्विज आप लोग सॉल्व कर लो हमारे MZT ऐप से। साथ ही साथ दोस्तों इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, इमेज फॉर्मेट में वन लाइनर के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आपका स्टोरेज भी नहीं लॉस होता है ज़्यादा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको करना क्या होगा, आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें सर्च कीजिए MZT एजुकेशन। MZT एजुकेशन सर्च करेंगे तो 21,700 के आसपास जो सब्सक्राइबर वाला चैनल है उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। उसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, PDF फाइल्स, जो भी स्टैटिक GK की या जो भी वीडियो अपलोड होती है, जो रिवीजन कराया जा रहा है आपको डेली इवनिंग में, उसकी सबकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उन सभी को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आप MZT ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल्स वगैरह भी मिल जाएंगी, क्विजेज वगैरह भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।